नमस्कार। सोनादेवी सेठिया गर्ल्स पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सॉइल्स के बारे में पढ़ा था कि सॉइल्स का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार कंप्लीट होता है, और ये जो सॉइल्स जो है वो प्लांटेशंस के लिए या फिर जीवों की ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है, और उसकी जो इम्पोर्टेंसी है फैक्टर्स के रूप में वो किस प्रकार हमारे को देखने को मिली। तो आज अपन थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं एबायोटिक फैक्टर के अंदर। सॉइल, तो सॉइल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो सॉइल जो होती है वो हमारे जो रॉक्स जो होती है, चट्टानें जो होती है, उनके कटाव से या उनके साथ होने वाले कई प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं हैं या भौतिक क्रियाएं हैं या बायोलॉजिकली क्रियाएं हैं, उनके प्रोसेस के बाद ही सॉइल का निर्माण होता है। और उस सॉइल के अंदर कितनी प्रकार के जो गुण जो होते हैं, है ना, जो पादपों के लिए ज़रूरी है या जीवों के लिए ज़रूरी है, ताकि किसी भी प्रकार के जो जीव है वो अपने आप को ग्रोथ करवा सके, अपने आप को डेवलप करवा सके, वो किस प्रकार का एक कारण है। तो अपन ने देखा था कि जो चट्टानें जो है वो 3 प्रकार की है ना। आग्नेय चट्टान थी, सेडिमेंट्री थी और मेटामॉर्फिक थी, है ना। इनके लेवल से ही हमारे को सॉइल फॉर्मेशन का पता चल रहा था, है ना। इसके साथ साथ कई प्रकार के क्लाइमेट फैक्टर थे जो इसके साथ एक प्रोसेस को फॉलो करवाने का काम करते हैं, जिनके अंदर टेम्परेचर है ना, वाइंड्स है, स्नोज है, ग्रेविटी है ना। और अपन बात करें तो जो प्रेशर है उसका भी एक रोल होता है सॉइल्स के डिफरेंशिएशंस के अंदर। भाई ये है कि सॉइल फॉर्मेशन तो जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली चलता रहता है रनिंग में। तो ये कहा जाता है कि जो नई वाली जो सॉइल जो डेवलप होती है पुराने की तुलना में, जो नई बन रही है, उसके अंदर की जो उपजाऊता होती है वो पुराने वाले से कहीं ज़्यादा अधिक होती है ना। तो जो पुरानी वाली जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और उसके बदले हमारे को नई मिट्टी का निर्माण होता है। और ये जो प्रोसेस जो होता है ना वो काफ़ी लॉन्ग टर्म पे चलता है। अपन ने देखा था कि 2000 से लेकर 20,000 तक का एक टाइम शेड्यूल लगता है इनको बनने में, आ गया। और उसको बनने तक मतलब रॉक्स को सॉइल्स का जो डिफरेंशिएशन है वो है, लेकिन इसके बाद उस सॉइल्स के अंदर जो उसकी उपजाऊता को जो निर्धारण करने वाले जो ह्यूमनस फैक्टर्स है वो डेवलप होने में करीबन अपन को 20 से 30 साल का टाइम और लग जाता है। तो इसके बाद ही अपन ये कह सकते हैं कि एक निश्चित स्थान के ऊपर जो सॉइल डेवलप हुई है वो जीवों के लिए कितनी कारगर है, मतलब कितनी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या उसके गुण हैं आगे। अब ये तो है नहीं कि मतलब अपन किसी भी प्रकार की मिट्टी के अंदर अपन आसानी से सिंचाई या खेती का काम कर सकते हैं या बागवानी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। अपन को कई प्रकार की मिट्टियों के बारे में देखने को मिला है ना। तो उसके अनुरूप भी तो अपन ये बताते हैं कि कौन सी मिट्टी है जो प्लांटेशंस के लिए या जीवों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज अपन उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन था वो किस प्रकार से कंप्लीट हो पाता है। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखो डियर, ये जो सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में कई प्रकार के फैक्टर्स का रोल होता है ना। इस फैक्टर्स के बाद ही हमारे को किसी भी प्रकार की सॉइल देखने को या प्राप्त होती है, आ गया। तो इसमें जो सबसे पहला जो काम है वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन, या जिसको अपन अपनी सुविधा के अनुसार वेदरिंग बोलते हैं, आ गया।
सेकंड है इसी का सॉइल, कि वो किस प्रकार से अपने आप को बना रही है उपजाऊता के बेस पर। अब अगर आज अपन देखते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन या वेदरिंग वाला जो पोर्शन है वो किस प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आज हमारा टॉपिक क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विखंडन। भाई सॉइल फॉर्मेशंस के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए कई प्रकार के जो चरण होते हैं, उन चरणों को भाई स्टेप बाय स्टेप होने के बाद ही हमारे को किसी भी प्रकार की एक उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है ना। तो अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक विखंडन ही है। भाई जो बड़े जो कण जो होते हैं उन कणों का छोटे कणों में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, या जो बड़े कण जो होते हैं वो छोटे कणों में बदल जाते हैं, टूट जाते हैं, उनसे सूक्ष्म कणों का निर्माण जो होता है, और वही तो आगे चलकर किसी एक निश्चित स्थान पर सॉइल का काम करते हैं, है ना। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है ना, तो इसको कंप्लीट करवाने के लिए हमारे पास कई फैक्टर्स का होना ज़रूरी होता है, और उन फैक्टर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है टेम्परेचर। किसका होना ज़रूरी है, टेम्परेचर का। उसके साथ साथ हमारे पास H2O का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारे पास स्नोज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जिसकी इम्पोर्टेंसी है सबसे ज़्यादा वो है हमारे पास ग्रेविटी। आ गया। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है वो है हमारे पास वाइंड्स, जो सॉइल फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप फ्रेगमेंटेशन या वेदरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। तो डियर, अपन को पता है कि जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। भाई अपन को पता है कि जो टेम्परेचर है वो एक ऐसा एबायोटिक फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा नीडफुल माना गया है। अपन ये भी देखते हैं कि जो चट्टानें जो होती है ना, वो टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से क्या होता है कि वो दिन के समय जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो उस टेम्परेचर की वजह से क्या होने लग जाती है, प्रसारित होने लग जाती है, फैलने लग जाती है। मतलब कुछ वॉल्यूम जो होता है उनका फैलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसी एवज में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो वो धीरे धीरे आपको अपने आप को क्या करने लग जाती है, संकुचित करने लग जाती है, मतलब कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनके अंदर जो चट्टानें जो हैं, रॉक्स जो है, उनके अंदर जो आणविक जो क्रियाएं होती है, उन आणविक क्रियाओं की वजह से जो दाब जो बढ़ रहा है ना, उन दाब की वजह से, आणविक क्रियाओं की वजह से क्या हो जाता है, तो बड़े बड़े जो कण जो होते हैं वो छोटे कणों में क्या होने लग जाते हैं, रूपांतरित होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सूक्ष्म कणों का निर्माण होता है। आ गया। तो ये भी क्या हो गया, एक सॉइल फॉर्मेशन का एक पार्ट हो गया। अब अपन को पता है कि जो जल जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। भाई अपन को पता है कि जो जल है वो क्या करता है कि किसी स्थान पर मिट्टी के कटाव है या फिर चट्टानों के कटाव में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, जिसके दौरान इसके साथ कई प्रकार के जो सूक्ष्म या बड़े कण जो होते हैं वो प्रवाहित होने लग जाते हैं जल के बहाव के साथ। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय वो क्या होता है, कई प्रकार की चट्टानों से आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। टकराने की वजह से क्या होता है कि जो सूक्ष्म जो कण होते हैं उनका बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है। फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेड की वजह से क्या हो जाते हैं, बार बार किसी चट्टानों से टकराते हैं या आपस के इंटरेक्टिव होने लग जाते हैं, अपने ही कणों के साथ टकराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और लास्ट में चलकर वो क्या होने लगते हैं कि वो नदी के प्रभाव से या चट्टानों के प्रभाव से या फिर समुद्र जल के प्रभाव से वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर और प्रभावित हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर भी अपन को क्या देखने को मिलेगा कि जब ये नदियों की सहायता से, नदियों के पानी के बहाव के साथ समुद्रों की ओर तक चलता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये समुद्र जो बहुत ज़्यादा बारीक जो पार्टिकल जो होते हैं, है ना, ये जो पार्टिकल होते हैं वो समुद्री तल के बिल्कुल मतलब बेसल पर चले जाते हैं, बेसन वाले पोर्शन पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल जो डेवलप होती है उसको अपन बोलते हैं मेराइन सॉइल, समुद्री मिट्टी जिसको अपन कहते हैं।
आगे तो इसी प्रकार से स्नोज का है, हिम जिसको अपन बोलते हैं, है ना। ये जो हिम वाला जो पोर्शन है ना बर्फ का, भाई अपन को पता है कि जब सर्दियों के अंदर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब लो होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी की पानी का जो मान है ना, वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है। उस जमने वाले स्टेज पोर्शन को तो अपन ने क्या कहा है, बर्फ़ का है। और ये बर्फ़ क्या होती है कि कई प्रकार की जो चट्टानें जो होती है ना, उन चट्टानों के अंदर जो सेप्टल वाला जो पोर्शन जो होता है ना, उन सेप्टल वाले पोर्शन के अंदर या दरारों के अंदर या फिर उन दो चट्टानों के बीच में पाई जाने वाली जो खांच जो होती है, उन खांचों के अंदर वो क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, थोड़ा दाब बढ़ता है। जब वो दाब बढ़ता है तो वो चट्टानें जब आपस में क्या होने लगता है, ये प्रसारित होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, चट्टानों का डिवाइडेशन हो जाता है ना। तो इस डिवाइडेशन की वजह से भी क्या हो जाता है कि सूक्ष्म कणों का निर्माण होता है। पहले तो क्या होंगे, बड़े कण बनेंगे, बड़े कणों के साथ छोटे कणों का भी क्या हो जाने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है, जो सोइल फॉर्मेशन का क्या है कि पार्ट है। इसी प्रकार से ग्रेविटी है और इसी प्रकार से वायु है, वाइंड्स है। भाई जो हवाएं जो है ये भी तो क्या करती है, सोइल के कणों को या पार्टिकल्स को क्या करती है कि स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है ना। जब ये लाने ले जाने का जब काम करती है तो उस ड्यूरेशन के अंदर भी तो क्या हो जाती है, जो सोइल को जो पार्टिकल जो डेवलप हो रहे हैं है ना, वो भी क्या होने लग जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर की ओर प्रभावित होते हैं तब उनका भी आपस में क्या होने लग जाता है, टकराव होता है। और टकराव की वजह से क्या होते हैं, जो बड़े जो कण जो होते हैं वो सूक्ष्म कणों में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। आगे तो ये वाला जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आया गया है, वाइंड्स और ग्रेविटीज की वजह से। आगे तो अब इसी तरह से अपन देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है भाई, ये जो इतनी क्रियाओं होने के बाद, इतनी क्रियाएं कंप्लीट हो रही है, उसके बाद जो मिट्टी जो बन रही है ना, जो पार्टिकल जो डेवलप हो रहे हैं उनको हमारी सुविधा के अनुसार क्या कहते हैं, रेगोलिथ। अगर ये रेगोलिथ जो कण है ना, वो कण जो बनते हैं ये कण बनने के लिए 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, है ना। इस तीनों ही प्रकार की क्रियाओं के दौरान हमारे को रेगोलिथ पार्टिकल्स या रेगोलिथ सॉइल्स डेवलप हुई प्राप्त होती है, सॉइल प्राप्त होती है। अब ये जो फैक्टर है, जो फिजिकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल है, वो आगे चलकर क्या करते हैं, एक उपजाऊ मिट्टी को बनाने का काम करते हैं, जो जीवों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है फिजिकल प्रोसेस, है ना। तो फिजिकल प्रोसेस के अंदर अपन इन्हीं चीज़ों के बारे में देखते हैं, जिसमें टेम्परेचर है, H2O है, स्नोज है, ग्रेविटी है या वाइंड्स है। ये सभी क्या है, एक भौतिक कारक है, भौतिक घटक है, जो मिट्टी के निर्माण में बहुत ज़्यादा जरूरी है या प्रभावशाली क्रियाओं को करवाने का काम करते हैं। अब देखो डियर, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रोसेस जब कंप्लीट हो रहा है फिजियोलॉजिकल, जिसमें टेम्परेचर और अपन इनके बारे में जब बताया है, उनके अंदर जब डेवलप होते हैं या जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, उस ड्यूरेशन के अंदर कभी भी इसके साथ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल फैक्टर अपना काम नहीं करता है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं अपन कि जब केमिकल रिएक्शंस या केमिकल फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के अंदर काम करता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उनके अंदर ये आएंगे, टेम्परेचर, H2O, स्नोज, ग्रेविटी और वाइंड्स। अब अपन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केमिकल फैक्टर्स की वजह, फैक्टर की वजह केमिकल फ्रेगमेंटेशन, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल।
अब इसके बाद जो है वो हमारा है केमिकल। केमिकल फ्रेगमेंटेशन। भाई मिट्टी के निर्माण में भौतिक क्रियाओं के साथ साथ रासायनिक क्रियाओं का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन क्रियाओं में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मानी गई है वो है हमारे पास किसी भी कंडीशन को करवाने के लिए सॉल्यूशन का होना, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, और इसके साथ साथ जो ज़रूरी है वो है हाइड्रेशन, है ना। तो ये फैक्टर है हमारे रासायनिक क्रियाओं को करवाने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब देखो ये जितनी भी प्रकार की जो क्रियाएं जो होती है ना, उन क्रियाओं को करवाने के लिए या तो हमारे पास प्रॉपरली H2O का होना ज़रूरी है, या प्रॉपरली नमी का होना ज़रूरी है, या प्रॉपरली ऑक्सीजन के होना ज़रूरी है, या इस प्रोसेस को कम्प्लीटली करवाने के लिए हमारे पास एयर सॉइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस क्रिया को आसानी से करवा सकते हैं। भाई जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारे लिए H2O का होना या जल का होना। किसका होना ज़रूरी है? जल का। भाई रासायनिक क्रियाओं को करवाने के लिए अपन ये मानते हैं ना कि जो जल जो होता है, जो H2O जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट विलायक माना गया है ना, जिसमें कई प्रकार की रासायनिक क्रिया आसानी से अपन कंप्लीट करवा सकते हैं। तो अपन को पता है कि इस जल के अणु, इस जल के साथ कई प्रकार के जैसे चूने का पत्थर है या जिप्सम है ना, इसमें क्या है, जिप्सम है, चूने का पत्थर आसानी से क्या हो जाते हैं, इसके अंदर घुलनशील होने की वजह से इसमें क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। जब इन पदार्थों का, है ना, जब इन पदार्थों का या इस आयनों का ऋण आवेशित कोलाइडिक कणों की सहायता से इनको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, या अपन उसको फिल्ट्रेशन की सहायता से आसानी से उनको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी प्रकार के प्रोसेस को करवाने के लिए सॉल्यूशंस का होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। भाई हाइड्रोलाइसिस का मतलब है जल का अपघटन। भाई जल का अपघटन वाला जो प्रोसेस है वो कई प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के साथ क्या होता है, संपन्न होता है। और इस संपन्नता को करवाने के लिए हमारे पास जो कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका होना जरूरी है। कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है, जैसे रिडक्शन है ना, या ऑक्सीडेशन है। ये जब क्रियाएं जब होती है, उन क्रियाओं के साथ साथ हाइड्रोलाइसिस का भी प्रोसेस, जल अपघटन का भी प्रोसेस होता रहता है। जैसे जल अपघटन का एक अपन उदाहरण लेते हैं कि जो कण जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और सिलिकॉन,
ये पदार्थ क्या होता है, जलीय आयन में क्या आ जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, जलीय पदार्थों में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और इनको यहाँ से प्लांट ग्रोथ, प्लांट अपनी ग्रोथ करने के लिए अपने रूट्स की सहायता से इनको क्या कर लेते हैं, पोषक पदार्थों के रूप में क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जो पादपों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आ गया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन को समझना है कि ये किस प्रकार से कंप्लीट होता है। आ गया। अब आता है हमारा ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब इस जुड़ने वाले प्रोसेस के अंदर क्या बताया गया है कि जब खनिजों का जब ऑक्सीकरण होता है तब ऑक्साइड का निर्माण होता है। भाई खनिजों का क्या करवाना है, अपन को क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। किसका करवाना है, खनिजों का ऑक्सीकरण करवाने पर क्या प्राप्त हो रहे हैं, हमारे पास ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये याद रखना है आपने को। आगे अब अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन अगर अपन ऑक्साइड अपन को प्राप्त करना है तो हमारे पास ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। भाई फेरस आयन है ना, उसका ऑक्सीडेशन करवाने पर हमारे पास फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है हमारे को। आगे इसी प्रकार से हमारे पास है रिडक्शन का प्रोसेस है। तो रिडक्शन का प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशंस के दौरान ये वाला जो प्रोसेस है वो तो इसके अंदर आ गया। अब रिडक्शन की अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें ये जो फेरिक ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, अपने को फेरन आयन के रूप में क्या हो जाता है, डिवाइड कर लेता है। तो जिसके दौरान ऑक्सीजन के अणु वापस क्या हो जाते हैं, हमारे को वापस प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस। अब इसके साथ आता है हमारा कार्बोनेशन। कार्बोनेशंस के अंदर क्या है, H2O के साथ CO2 का जुड़ना, और इस जुड़ाव से हमारे को कई प्रकार के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन हमारे को प्राप्त होते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पे ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण अपन यहाँ पे लेते हैं। इसके साथ हमारे को CO2 को ऐड करना है, तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो है वो तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके साथ अगर अपन एक CO2 मॉलिक्यूल को और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे को जो प्राप्त होने वाला जो मटेरियल जो होगा वो कौन हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। CH का होल ट्वाइस। तो एक तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ था, कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी प्रकार से हमारे को जो प्राप्त हो रहा है वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। तो ये है हमारा प्रोसेस है कार्बोनेशन का, कार्बोनेशंस रिएक्शंस का है। और इसके साथ जो है इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए हाइड्रेशन, जिसको अपन हाइड्रेशन जो बोल रहे हैं। भाई खनिजों के साथ क्या हो जाता है कि H2O के अणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके साथ ऐड हो जाते हैं,
और ऐड होने की वजह से वो अपने आप को एक आयन के रूप में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो इसको देखो आप, इसको अपन देखो, हाइड्रेशंस को अपन यहाँ कर रहे हैं एक बार, है ना, या यहीं कर लेते हैं, सॉरी यहीं कर लेते हैं। अब इसके साथ अपन को 3 अणु H2O के ऐड करने हैं, है ना। तो इस ऐड होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पास जो मटेरियल जो है ना, उस मटेरियल के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है कि जल का जो अणु होता है वो एक ऑक्साइड मटेरियल के साथ ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है ना। जुड़ने की वजह से वो क्या करने लगेगा, Fe2O3.3H2O आ गया। तो ये जो जुड़ने से पहले जो खनिज जो था वो था हेमेटाइट, और ये जो बना है वो है लिमोनाइट। क्लियर है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के फिजिकल फैक्टर्स के साथ केमिकल फैक्टर का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इन सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए हमारे पास वायु का होना, नमी का होना, या वायु की कम या अधिक मात्रा का उपस्थित होना, या जो सॉइल मृदीय जो वायु जो होती है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। और इसके साथ जो तीसरा जो फैक्टर है बायोलॉजिकली फैक्टर, है ना, ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। भाई जितनी भी प्रकार की जो क्रियाएं जो हो रही है ना, बायोलॉजिकली है, जिसके अंदर कई प्रकार के जो जीव है या पादप वनस्पतियां हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को एक साइकिल्स के दौरान कई प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होने लग जाता है कि किसी भी पदार्थों का क्या होता है, एक समय के बाद उनका क्षय होने लग जाता है। तो उस कंडीशंस के अंदर अपन देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जिस ड्यूरेशन के अंदर जो उनका जो क्षय होने हो रहा है ना, जो उसका ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, जो कार्बनिक आयन जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या होने लग जाते हैं, डिफ्रेंशिएशन होने लग जाता है, उनका विभेदीकरण होने लग जाता है। वो होता है एक समय के बाद, और उस समय के बाद जब वो वापस एक साइकिल के थ्रू जो कंपोनेंट्स जो तैयार हुए बने थे, है ना, खनिज तत्व के रूप में, वो क्या होते हैं, उनको पादप अपने पोषण के रूप में वापस से उनको ग्रहण करते हैं, और पादप अपने आप को डेवलप करवाने के बाद एक स्टेज के ऊपर वापस अपने आप को क्या कर लेता है, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता है, और वो वापस एक प्रोसेस के बाद इनऑर्गेनिक में चला जाता है। तो ये कंटिन्यू करने क्या लग जाता है, एक साइकिल्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। अब ये बात यहाँ ये ज़रूरी है कि जिस समय वो किसी भी प्रकार के एक सॉइल के अंदर अपने आप को डिवाइड कर रहे थे, है ना, तो उस ड्यूरेशंस के अंदर क्या होता है कि कितने भी प्रकार के जो ह्यूमिनस वाला जो पार्ट है या अदर पार्टिकल है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंप्लीट होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, कई प्रकार के जीवों को अपने साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये पादपों की जो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनने का जो प्रोसेस है, उस दौरान हमारे को कई प्रकार के, जैसे ग्रास हॉपर्स है ना, कई प्रकार के, जैसे अपन कैंचू की बात कर लेते हैं ना, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे को, जैसे बैक्टीरिया भी है ना, तो ये जीवाणु है या कवक है, ये हमारे को देखने को प्राप्त मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, एक इस साइकिल के अंदर क्या करते हैं, रोटेशन वाइज लगातार चलते रहते हैं, और एक स्थिति के बाद वापस ये अपने आप को फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज और सेकंड स्टेज से वापस फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। और ये जब ये साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है, उस ड्यूरेशन के बाद हमारे को जो रेगोलिथ पार्टिकल जो प्राप्त हुए थे, जो एक सोयल का एक पार्ट है ना, तो ये पार्ट हमारे को प्राप्त होता है। अब इसके बाद आता है हमारा सोयल बनने का एक्चुअल प्रोसेस। आ गया। तो इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करना डियर, है ना, कि कितने फैक्टर्स है और कितने फैक्टर्स आपस में अपने आप को क्रियाएं करवाते हैं, और कौन सी क्रिया के बाद क्या घटित होता है।
तो इस ड्यूरेशंस के अंदर हमारे को कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो इसको आप एक बार समझने की कोशिश करना, है ना। और इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। एक डियर मैं डेली, हम आपको डेली कहते हैं कि आप कुछ न कुछ डाउट्स अपना क्लियर किया करो, है ना। और अब तक का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम आपसे इतना ही कह रहे हैं कि आप थोड़ा इससे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, ताकि जो भी डाउट हो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। थैंक यू।